मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का दूसरा लेक्चर फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन आज पढ़ेंगे। अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमारा पहला तो रेट ऑफ रिएक्शन जान चुके हैं, हम लोग पिछले लेक्चर में जान चुके हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो ROR के बारे में हम लोगों ने अच्छा से उसको अध्ययन कर चुके हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जाना, ROR के बारे में जाने, उसी ROR यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन के प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला जो हमारा अभिकारक की सांद्रता पे बात कर लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहला ही बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। अभिकारकों की सांद्रता। जनरली देखिएगा, अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें, अभिकारकों की सांद्रता की बात करें, तो हम देखते हैं कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन क्या करेंगे, कंसंट्रेशन अगर आप रिएक्टेंट की बढ़ाएंगे ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेट ऑफ रिएक्शन, ROR। ध्यान दीजिएगा, हम कहें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ROR, यानी कि अगर आप सांद्रता बढ़ाते हो, क्या करते हो? सांद्रता बढ़ाते हो। ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं? सांद्रता अगर आप बढ़ाते हो, सांद्रता बढ़ाते हो तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि हम कह रहे हैं अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। अब क्यों बढ़ेगी अभिक्रिया की दर? अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा बढ़ेगी, लेकिन अगर हम कहें कि मैक्सिमम अगर आप किसी भी रिएक्टेंट की सांद्रता बढ़ाते हो तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उसमें क्या होगा, जो अणु होंगे उनके बीच में टक्करों की संख्या, यानी अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, और जब टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो वो अनस्टेबल होगा। क्या होगा? अनस्टेबल। ध्यान दीजिएगा, एक चीज और बता दें, जो जितना ही अनस्टेबल वो उतना ही उसका रेट ऑफ रिएक्शन अधिक होता है। यानी कि हम कह दें अनस्टेबल एटम, कोई भी एटम क्या हो रहा है, अगर अनस्टेबल हो रहा है, तो अनस्टेबल हो रहा है कोई एटम, तो जितना ही अनस्टेबल होगा उतने ही उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो अगर सांद्रता बढ़ाते हो तो अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्लास में अगर बच्चों की संख्या अधिक हो जाए, बच्चों की संख्या अधिक हो जाएगी तो बच्चों में जो हम कह दें कि एक क्लास में मैक्सिमम बच्चे बैठ जाए, एक डेस्क में 5-6 बच्चे बैठ जाए, तो उनमें अनस्टेबल हो जाएगी। अनस्टेबल हो जाएगी तो जरूर अपने आप में इधर उधर जरूर हाथ पैर मारेंगे, या आप किसी का बैग फेंकेंगे या दांत से काटेंगे, एनीथिंग, कुछ भी करेंगे ही। तो कुछ भी करेंगे तो उनकी अनस्टेबल बढ़ेगी। तो यानी कि कुछ करने क्या, अब अभिक्रिया की दर आप जानते हैं, कुछ करने की दर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन आपकी बढ़ेगी। सांद्रता बढ़ाओगे यानी कि जो ही संख्या बढ़ाओगे तो उनमें आपस में टक्कर होगी, तो आपस में टक्कर होगी तो वो अनस्टेबल होंगे तो क्या होगा, वो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। तो फाइनली जान लो, किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो उसकी सांद्रता क्या हो, अभिक्रिया की दर क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये फाइनल आप नोट कर लेंगे कि किसी भी अभिकारक की सांद्रता क्या करें, आप बढ़ाते हो तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। दूसरा हम लोग बात करते हैं, दूसरा टेम्परेचर पे, दूसरा कारक की बात करते हैं टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर, ताप। ये तो पहला हो गया आपका कंसंट्रेशन, दूसरा हो गया टेम्परेचर, ताप। तो ताप जैसे देखो, ताप की जनरली देखा गया है, जनरली ताप बढ़ाने पर क्या, ताप बढ़ाने पर ROR
बढ़ती है, क्या हो, ROR बढ़ती है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। जनरली ऐसा नहीं है कि हमेशा ताप बढ़ाओगे किसी भी रिएक्शन के लिए तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ ही जाएगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है। लेकिन समानता देखा गया, जनरली ताप बढ़ाने पर ROR रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। जैसे अगर, लेकिन एक भी देखा गया है, किसी भी रिएक्शन में 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, बढ़ाने पर ROR में 2 से 3 टाइम्स, देखिएगा 2 से 3 टाइम जनरली ताप बढ़ाने पे ROR बढ़ती है। किसी भी रिएक्शन में 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर ROR में 2 से 3 टाइम की बढ़ोतरी होती है। ध्यान दीजिएगा, बढ़ोतरी होती है। यानी कि हम देखें कि जनरली ताप बढ़ाएं तो ROR बढ़ती है। किसी भी रिएक्शन में 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बनाने पर ROR में 2 से 3 टाइम की बढ़ोतरी होती है। कितनी बढ़ोतरी होती है, कि 2 से 3 टाइम, यानी कि 2 गुनी से 3 गुनी तक बढ़ोतरी हो जाती है। ये आपको देखिएगा। इसके साथ ही साथ आप देखिए आर्यनियस सिद्धांत पढ़ेंगे। आर्यनियस सिद्धांत इस बार हम लोग के जो है कि सिलेबस से निकाल दिया गया। 30% वाले सिलेबस में आर्यनियस सिद्धांत को निकाल दिया गया है। तो हम लोग ये आर्यनियस सिद्धांत पढ़ते तो इसमें आपको मिलता कि आर्यनियस सिद्धांत कैसे, आप देखिए आर्यनियस सिद्धांत इक्वल टू होता है, देखेंगे K इक्वल टू आर्यनियस थ्योरी, ये टेम्परेचर को ज़्यादा कवरेज करती है। और हमारे सिलेबस में इस साल 2020 और 21 के लिए हमारे सिलेबस से निकाल दिया गया है आर्यनियस थ्योरी। लेकिन आर्यनियस थ्योरी को हम बता दे रहे हैं आपको, ये होता है K इक्वल टू AE माइनस ERT माइनस EART। अब लिख रहेगा, ये आर्यनियस सिद्धांत है। ध्यान दीजिएगा, जहां आपका A पूर्ण चार घातांकी गुणांक अथवा आवृत्ति गुणांक है, EA एक्टिवेशन एनर्जी है, R गैस स्थिरांक है, T परम ताप है। ये क्या है, हम आपको अलग से इसका वीडियो बना देंगे, आप देख लेंगे। A जो है कि पूर्ण चार घातांकी गुणांक अथवा आवृत्ति गुणांक है, EA संकीर्ण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी है, R गैस स्थिरांक है और T परम ताप है। क्या है, T परम ताप है। तो फिर अगर हम इसको पढ़ लेते हैं कि अभिक्रिया के दर को प्रभावित जो करने वाले कारक हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आप क्या करोगे, बढ़ाओगे। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि सांद्रता बढ़ाओगे, अब क्रिया की दर बढ़ेगी, हम क्लियर है। और एक चीज और बताया है कि क्लास में अगर बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो उनमें अनस्टेबल आएगी और कुछ ना कुछ वो करेंगे। उसी तरह जब सांद्रता बढ़ाओगे तो उनमें अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होने की वजह से उनकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। यानी कि हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ROR या अनस्टेबल एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ROR। टेम्परेचर की बात करते हैं तो आर्यनियस थ्योरी से पढ़ना पड़ेगा। जनरली ताप बढ़ाने पर ROR बढ़ती है, जनरली ताप बढ़ाने पर ROR बढ़ती है। किसी भी रिएक्शन में 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर ROR में 2 से 3 टाइम बढ़ोतरी होती है। तो ये इसको आप नोट करेंगे, नोट करने के बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, आप नोट करेंगे, इसको फास्टली नोट करें।
तीसरा जो हमारा कारक होगा वो कंसंट्रेशन होगा, इसको मिटाते हैं। ओके, मिटाएं, हाँ जी मिटाते हैं, चलिए मिटाते हैं। ये हमारा तीसरा है कैटालिसिस। हाँ जी कैटालिसिस, आप तो जानते हो कैटालिसिस किसे कहते हैं। कैटालिसिस, कैटालिसिस, कैटालिसिस को क्या बोलते हैं हम लोग, उत्प्रेरक। कैटालिसिस का कार्य क्या होता है, जनरली रिएक्शन के, देखिएगा रिएक्शन के रेट को अप कर देती है या डाउन कर देती है, डाउन कर देता है। ये ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा है कि कोई भी उत्प्रेरक रिएक्शन में रेट को अप या डाउन बढ़ा देती है या घटा देती है, रिएक्शन के रेट को अप या डाउन कर देता है। तो देखिएगा हमको यहाँ डाउन नहीं पढ़ना है, हमको क्या करना है, डाउन नहीं पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है, अप पढ़ना है। तो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देने ये घटा देना कैटालिसिस का कार्य है। और हमें यहाँ पढ़ेंगे क्या, अप करता है। कैटालिसिस हमेशा क्या करता है, अप करता है। कैटालिसिस हमें हमेशा क्या करेगा, अप करेगा, बढ़ाएगा। तो अगर हम एक चीज देखते हैं, कैटालिसिस करता क्या है, एक्चुअली कैटालिसिस किसी भी रिएक्शन में एक तरह से अपने आप को सेट करके, रिएक्शन में अपने आप को सेट करके उसके एक्टिवेशन एनर्जी को, उसके एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके ROR को बढ़ा देती है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देती है, देखिएगा देती है। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, किसी के पास कुछ ऐसी एनर्जी होती है, वो एनर्जी लेकर ही अपने आप को एक्टिव करता है। अब देखिए एक चीज बता दें, आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा भी है। अगर हमें यहाँ एक ग्राफ बनाए, देखिएगा एक ग्राफ बनाते हैं हम, सॉरी थोड़ा कलम हमारी चल नहीं रही है, कष्ट के लिए खेद है। अगर हम यहाँ रिएक्टेंट लिख देते हैं, सपोज कीजिए यहाँ रिएक्टेंट लिख दिए, यहाँ आप प्रोडक्ट लिख दिए, आप देखिएगा हमेशा प्रोडक्ट की एनर्जी अधिक होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है। चलिए हम एक चीज बता देते हैं, इधर एनर्जी लिख देते हैं, यहाँ हम यहाँ रिएक्टेंट लिखते हैं, यहाँ रिएक्टेंट लिख देते हैं कि प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा क्या होगी, अधिक होगी रिएक्टेंट की एनर्जी से। अब देखिए एनर्जी इधर बना दिए ग्राफ, तो आप देखेंगे ये जो है कि ऐसे एनर्जी आप लगाओगे तो ऐसे एक समय ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। यही आपका जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए अगर आप एनर्जी को बढ़ाओगे, एक ऐसा एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसा जगह पहुंचेगा, वहां से आप प्रोडक्ट में चेंज होने लगेगा। जो ही चेंज होगा तो उसके पास कुछ एनर्जी कम होगी और प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमेशा एक अच्छा सा एनर्जी यानी कि उसके मालिक्यूल को एक्टिव करने के लिए, हम कहते हैं अनस्टेबल करने के लिए, एक एक्टिवेशन एनर्जी लगाई जाती है, जो क्या करता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलता है। तो क्या काम होता है कैटालिसिस का। यहाँ अब आता है कैटालिसिस, यहाँ देखिएगा, यहाँ कैटालिसिस आता है। कैटालिसिस क्या करता है, जो ये पहाड़ वाली इलाका है, ये पहाड़ वाली इलाका को थोड़ा कम करके
और क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। क्या कर दिया, अब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये है। अब एक्टिवेशन एनर्जी को कैटालिसिस आया, प्रयोग किया, कम कर दिया, तो प्रोडक्ट बना, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन आपकी बढ़ गई। क्या हुई, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई। तो कैटालिसिस हमेशा यूज करते हैं तो क्या होता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके प्रोडक्ट में चेंज करता है, अर्थात ROR बढ़ देता है, बढ़ा देता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जनरली जो कैटालिसिस होता है, कैटालिसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ROR, यानी कि कैटालिसिस क्या होता है। अब देखिएगा, कैटालिसिस ऐसा नहीं है कि आप कैटालिसिस को बहुत ज्यादा ले लो। कैटालिसिस क्या होता है, अपनी थोड़ी मात्रा में, कैटालिसिस क्या करता है, थोड़े ही मात्रा में अपना कार्य कर देता है, थोड़े ही मात्रा में अपना कार्य करता है। ऐसा नहीं कि 1 kg ले ले, 2 kg ले ले, अपना कार्य करता है, थोड़े मात्रा में कार्य करता है। तो ये आपका तीसरा आपका रहा कैटालिसिस, तीसरा आपका फैक्टर आपका क्या रहा, कैटालिसिस। तो इसको आप लिखेंगे और हम जो है कि अगला इसमें चौथा लेके चलते हैं। हाँ, थोड़ा चले लिखें। चौथा आपका होगा दाब होगा, प्रेशर होगा। चलिए लिखिए, ओके मिटाएं, ओके, तो आप लिखते जाइएगा। चलिए हमारा चौथा क्या होगा, प्रेशर होगा। चौथा क्या, प्रेशर को बात करते हैं। प्रेशर दाब। एक चीज आपको बता दें भाई, रिएक्शन जो होगा किसी पात्र में ही होगा। तो अगर मान लीजिए ये कोई पात्र है और इसमें आपने रिएक्टेंट रखा हुआ है, इसमें क्या रखा हुआ है, रिएक्टेंट रखा हुआ है। चलिए हम रिएक्टेंट हम इसकी दाब को बढ़ा दें तो मालिक्यूल क्या होंगे, पास पास आएंगे, पास पास ही नहीं आएंगे, उनमें अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। अनस्टेबिलिटी आ जाएगी तो रिएक्शन करने का जो दर होगा वो बढ़ जाएगा, यानी कि पास पास आ जाएंगे तो अणुओं और अणुओं के बीच में जो टक्कर होने की व्यवस्था है वो बढ़ जाएगी। हम दूसरे शब्द में कहें कि इधर से आप प्रेशर दे रहे हो तो इसकी सांद्रता बढ़ा दे रहे हो। क्या प्रेशर जैसे दे रहे हो, दाब दे रहे हो, तो क्या होगी, इसकी सांद्रता आपकी बढ़ जाएगी, और सांद्रता बढ़ेगी तो आप जानते हो ROR बढ़ेगा। ROR क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि प्रेशर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ROR। ठीक है, अब आप बता सकते हैं कि अभी इसकी सांद्रता क्या हो गई। जब आपने प्रेशर लगाया तो पहले ऐसे था, और चलिए मैंने थोड़ा एक और फिगर बना दे रहा हूं, ये ऐसे था और कुछ देर में क्या हो जाए ये, ओके, थोड़ा कलम मेरा नहीं चल रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे अगर हम बात करें, एक और बना दें तो होगा क्या, जब प्रेशर लाओगे तो ये पास पास आ जाएगा, क्या होगा, पास पास आ जाएगा। प्रेशर आपने लगाए तो जब प्रेशर पास पास हो गया, इसकी मतलब इसकी सांद्रता क्या हो गई, बढ़ गई। तो प्रेस हम एक ऐसे कह सकते हैं, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यानी कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो सांद्रता बढ़ेगी, और सांद्रता भी जानते हो, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो क्या होगा, ROR अपने आप बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये आपका चौथा फैक्टर था जो कि ROR को इफेक्ट करता था। ये कौन सा फैक्टर था, चौथा आपका फैक्टर था कि जो ROR को
क्या करता था, इफेक्ट करता था। तो पांचवा देखेंगे, जो पांचवा होगा सरफेस ऑफ एरिया। हम लोग बात करते हैं थोड़ा सरफेस ऑफ एरिया। चलिए थोड़ा हम इसको मिटा देते हैं, इरेज आप बना लेंगे भी, इरेज करते हैं। थोड़ा कलम की परेशानी हो गई है, इसलिए इफेक्टेड हो रहा है क्लास। चलिए हम लोग पांचवा, हम लोग जो फैक्टर अफेक्टिंग होगा वो क्या है, पांचवा होगा। पांचवा हमारा होगा, पांचवा जो होगा वो सरफेस ऑफ एरिया। बात करते हैं क्या, सरफेस ऑफ एरिया, सरफेस ऑफ एरिया यानी कि सतह का क्षेत्रफल। थोड़ा एक आपको बात बताते हैं। चलिए आप चाय पीते हो, हाँ जी चाय पीते हो कि नहीं पीते हो, पीते हो। चाय आप सभी क्या करते हैं, पीते हैं। तो चाय जब आप सभी पीते हैं तो आइए हम लोग बात करते हैं कि अगर सपोज कीजिए चाय में आपका चीनी इतना बड़ा बड़ा हो। चलिए चाय का एक बना देते हैं, ये आपका कप है, थोड़ा कप इधर बना देते हैं। ये क्या है, चाय है। थोड़ा बड़ा बड़ा शुगर, थोड़ा छोटा छोटा शुगर और छोटा छोटा शुगर। तो कौन सा चीनी डालना पसंद करेंगे कि चाय आपका बढ़िया बने? आप ये वाला चाय, ये वाला शुगर नहीं डालेंगे, ये सब शुगर के अणु है। ये क्या है, सभी शुगर है। और ये आप इसको नहीं डालना पसंद करोगे, इसको भी डालना नहीं पसंद करोगे, ये डालना। और जब ये डालोगे तो आपका चाय क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सरफेस ऑफ एरिया अगर बढ़ाते हो तो आर वार घटेगा। क्लियर है। एक चीज बता दें कि आप छोटे छोटे कोई पाउडर बना के रख दो तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और वही जब बड़ा बड़ा क्रिस्टल बना दो तो उसका कंसंट्रेशन घट जाती है। क्या होती है, कंसंट्रेशन आपकी घट जाती है। जैसे आपको क्वेश्चन हम पूछता हूँ, आप बताइए। चलिए आपके घर तो आटा होता होगा, गूंथा जाता होगा। ये सूखा हुआ आटा और गूंथा हुआ आटा, दो, किसकी कंसंट्रेशन अधिक होगी, सूखा हुआ आटा की गूंथा हुआ आटा? शायद आपका जवाब होगा गूंथा हुआ आटा। ऐसा नहीं, कंसंट्रेशन हमेशा, ये सूखा हुआ आटा का कंसंट्रेशन हमेशा क्या होता है, अधिक होता है, जबकि कंसंट्रेशन आपका गूंथा हुआ आटा का कम होता है। आपको यहाँ बता दूं, यानी कि आटा क्या होता है, पाउडर रूप में होता है तो उसकी कंसंट्रेशन अधिक होती है, और जब गूंथ देते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसको अगले हम क्लास में बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है, या स्कूल खुलेगा तब आप हमसे पूछ सकते हैं ऐसा क्यों होता है। चलिए हम छोटे छोटे शुगर के अणु डालेंगे तो चाय जल्दी ही मीठी होगी और चाय की क्वालिटी बढ़ जाएगी। क्या होगी, चाय की क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब सरफेस ऑफ एरिया अधिक होगी तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। तो ऐसे हम बता सकते हैं सरफेस ऑफ एरिया इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ROR, अर्थात सरफेस ऑफ एरिया को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। ओके, ROR क्या होगा, सरफेस ऑफ एरिया बढ़ाओगे तो ROR क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि ये हमारा पांचवा फैक्टर था, सरफेस ऑफ एरिया। यानी कि जान के सरफेस अगर एरिया बढ़ाओगे किसी चीज का, रिएक्टेंट का, यानी कि किसका रिएक्टेंट का बढ़ाना पड़ेगा, रिएक्टेंट का। सरफेस ऑफ एरिया बढ़ाते हो, रिएक्टेंट का सरफेस ऑफ एरिया बढ़ाते हो तो उसका ROR घटेगा, सरफेस एरिया घटाते हो तो उसकी ROR बढ़ेगी। ये तो हमारा पांचवा रहा। छठवा देखिएगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। चलिए छठवा हमारा जो फैक्टर होगा वो होगा छठवा जो हम देखेंगे वो फैक्टर
एक मिनट रुकेंगे। जो छठवा होगा हम लोग का, तो हम देखेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेचर छठवा हमारा प्रभावित करने वाला कारक, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एक चीज बता दें आपको, निर्भर करता है नेचर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। तो देखेंगे एक चीज, आयनिक, हमने पिछले लेक्चर में आयनिक कंपाउंड के बारे में आपको बता चुके हैं। अगर NaCl है तो प्लस AgNO3 के साथ अगर रिएक्शन करे तो बड़े ही कम टाइम में 10⁻⁶ सेकेंड में ये क्या करेगा, NaNO3 प्लस AgCl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि आयनिक कंपाउंड होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, हमेशा अधिक होगा। तो आयनिक हम ये कह सकते हैं कि आयनिक रिएक्टेंट का ROR हमेशा अधिक होती है, हमेशा क्या होती है, अधिक होती है। देखिएगा आयनिक रिएक्टेंट का ROR हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। थोड़ा हम कोवैलेंट कंपाउंड को ले लेते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड को ले लेते हैं, इसको भी बताए थे। देखेंगे अगर हम एक ले लेते हैं N2 प्लस 3H2, आपका क्या आएगा 2NH3। ये रिएक्टेंट आपको बताएंगे। यहाँ देखेंगे एन ट्रिपल एन से बंधा होता है प्लस H सिंगल बॉन्ड से, और बनता क्या है N सिंगल बॉन्ड। यानी कि देखिएगा ऐसा रिएक्शन होने के लिए यहाँ एनर्जी लगेगा, ऐसा रिएक्शन होने के लिए ये ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, फिर सिंगल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। जब ये ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा और सिंगल बॉन्ड टूटेगा तब आपका NH3 जाके निर्माण होगा। तो अर्थात अगर हम कोवैलेंट कंपाउंड लेते हैं, क्या लेते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड लेते हैं, तो ऐसे रिएक्टेंट में जो ROR होता है वो आयनिक कंपाउंड से हमेशा कम होता है। क्या होता है कोवैलेंट कंपाउंड में, कोवैलेंट कंपाउंड यहाँ लिख सकते हैं कि इस तरह के अणु में ROR आयनिक से कम होता है, आयनिक से कम होता है। ये आप ये भी लिख सकते हो, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आयनिक कंपाउंड में जो है कि ROR अधिक होगा क्योंकि उसमें बॉन्ड टूटना नहीं है, हमेशा ये Na प्लस और Cl माइनस में रहता है और ये प्लस और माइनस में, तो जल्दी ही क्या करेगा Na3HCl 10⁻⁶ सेकेंड में बना लेगा। जबकि कोवैलेंट कंपाउंड है, इस तरह के अणु ROR आयनिक से कम होगा क्योंकि इसमें N ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, N ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, और फिर आपका एक सिंगल बॉन्ड टूटेगा, तब आपका प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा एक और चीज इसमें बता दे रहे हैं, ये तो आपका हुआ नेचर ही हम पढ़ रहे हैं, और एक और कंडीशन इसी में देखिएगा, अगर हम सॉलिड ले लें, लिक्विड ले लें और गैस ले लें, सॉलिड हमेशा देखिएगा सॉलिड में ROR कम होगा, सबसे ज्यादा ROR की बात हो रही है, तो हमेशा ऐसा, यानी कि सॉलिड में हमेशा क्या होगा, कम होगा ROR, लिक्विड में अधिक होगा गैस में, क्योंकि यहाँ अनबैलेंस हम आपको बता दिए हैं कि अनस्टेबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ROR। सॉलिड में अनस्टेबल यानी कि वो एक दूसरे से बाधे होते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तो यहाँ
रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, लिक्विड में थोड़ा अधिक होगा और गैस में सबसे ज़्यादा ROR होगा। तो ये आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा गैस में ROR होगा, उस पर लिक्विड और उस पर सॉलिड। ये तो आपका रहा। और अगला हम लोग का जो 7वां होगा, चलिए इसको आप नोट कर लेंगे, आप इसको नोट करेंगे, ओके, नोट करेंगे। जो 7वां होगा हम लोग का, वो मिटाते हैं इसको, ओके। सात पढ़ लिए। 7वां होगा इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। इफेक्ट ऑफ, 7वां नंबर, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, ATI1। एक चीज आपको बता दें, एक्चुअली आप देखेंगे रेडिएशन क्या होता है। रेडिएशन में विकिरण होता है, विकिरण आप पढ़ लिए हैं। और सनलाइट से क्या होता है, सनलाइट क्या देता है, फोटान देता है, फोटान, ये पढ़े हो। फोटान एक तरह से एनर्जी होता है, फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़े हो, फोटान होता है। तो आप एक बात बताएं कि अगर आप सनलाइट अधिक गिराते हो, क्या होगा, सूर्य की प्रकाश अधिक गिराते हो तो फोटानों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। क्या होगी, फोटानों की संख्या अधिक होगी। एक रिएक्शन लिखते हैं हम, H2 + Cl2 बनता है 2HCl। देखिएगा, एक रिएक्शन लिख लेते हैं। तो सनलाइट आप गिराते हो तो फोटानों की संख्या अधिक होगी, यानी कि HV रेज। देखेंगे इस रिएक्शन में ये Cl है, ये जितना ही फोटान गिरेगा, सनलाइट जितने ही गिरेगा, ये उतना ही जल्दी ब्रेक डाउन होगा और रिएक्शन होगा 2HCl में। तो हम ये देख सकते हैं कि जितना ही रेडिएशन होगा, जितना ही रेडिएशन अधिक, उतना ही अधिक ROR। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि रेडिएशन आप बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी बढ़ जाएगी, रेडिएशन बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी बढ़ जाएगी। तो ये रहा हमारा 7 फैक्टर ऑफ एक्टिंग। तो पहला क्या था, अभिकारकों की सांद्रता, दूसरा क्या था, ताप था, तीसरा उत्प्रेरक, चौथा दाब, 5वां सतह का क्षेत्रफल, और 6वां जो है कि अभिकारों और उत्पादों की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, और हमारा 7वां विकिरण का प्रभाव हमने पढ़ लिया। ठीक है, ओके, आप इसको नोट करेंगे। थोड़ा हम लोग और इसमें टाइम देते हैं, हम लोग रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, रेट लॉ ऑफ रेट एक्सप्रेशन। चलिए मिटाते हैं। हम लोग इसमें दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, रेट लॉ। क्या, रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन क्या पढ़ते हैं, रेट एक्सप्रेशन, यानी कि वेग का नियम या दर विभाजन। वेग का नियम, या इसको हम लोग वेग का नियम भी कह सकते हैं, वेग का नियम, वेग का नियम, जिसको भी आपको पढ़ना है, वेग का नियम। रेट लॉ आपको पढ़ना है। तो एक रिएक्शन ले लेते हैं। रिएक्शन क्या है, N1A से N1A प्लस N2B और बनता है आपका प्रोडक्ट। इसको लेके चलते हैं, ये आपका प्रोडक्ट बनता है। आप जानते हो हमेशा जो रेट होगा वो रिएक्टेंट पर निर्भर करेगा।
जो रेट है वो किस पे निर्भर करेगा, रिएक्टेंट पे निर्भर करेगा। यानी कि हम इसको अगर हम मान लें कि डी एक्स, देखिएगा इसको हम मान लें डी एक्स अपान डी टी, सॉरी अभिक्रिया का वेग, आप पढ़े हो, आप जैसे पढ़े हो कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बट टाइम, तो हम लोग ये डी एक्स मान लें, एक्स क्या है, ये रिएक्टेंट है की सांद्रता है, अपान डी टी इजकल टू, आपको बता दें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए पर एक्स, बी पर वाई, डी एक्स अपान डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एक्स बी वाई। यहां देखिएगा ए एक्स जो होगा, चूंकि यहां देखेंगे जो एक्स और वाई जो इसका स्टोकियोमेट्रिक गुणांक है n1 व n2 के बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और भिन्न भी। इसीलिए हम ये n1 n2 न लिख के x बी वाई लिखे हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो डी एक्स अपान डी टी इजकल टू के ए एक्स बी वाई, क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपान डी टी के एक्स बी वाई, ऐसे आप लिख सकती हो। जहां भाई आप जानेंगे एक्स और वाई क्या है, स्टोकियोमेट्रिक गुणांक है, और के एक समानुपातिक स्थिरांक है या विशिष्ट अभिक्रिया वेग है। क्या है, एक विशिष्ट अभिक्रिया वेग है, जहां के बराबर विशिष्ट अभिक्रिया वेग, विशिष्ट अभिक्रिया वेग, क्या, जहां के एक विशिष्ट अभिक्रिया वेग गुणांक है, क्या है, गुणांक है, या इसको कह सकते हैं वेग स्थिरांक, या वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक है। चलिए नोट करेंगे, नोट करें आप। मिटाते हैं हम इसको, वेग के नियम को। हाँ ओके, अगला हमारा मिटा दें, ओके। थोड़ा हम यूनिट ऑफ वेग स्थिरांक, यूनिट ऑफ वेग स्थिरांक, यूनिट ऑफ रेट कंसंटेंट, यूनिट ऑफ रेट कंसंटेंट की बात करते हैं। यूनिट ऑफ रेट कंसंटेंट, चलिए तो हमने अभी क्या पाया, डी एक्स अपान डी टी इजकल टू के ए एक्स बी वाई, यही पाया। तो के इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ के निकालें, यानी कि रेट कंसंटेंट इजकल टू होगा, इधर आएगा तो डी एक्स अपान डी टी 1 अपान ए एक्स बी वाई, यही होगा। हम यहाँ x, और यदि x बराबर n1 मान लें और y बराबर n2 मान लें, क्या करें, यदि x बराबर n1 माने और y बराबर n2 माने, तो यहाँ देखेंगे क्या होगा, k इजकल टू डी एक्स अपान डी टी इंटू 1 अपान ए n1 बी n2। आप जानते हैं dx अपान dt
अगर हम मात्रक निकाले dx अपॉन dt को हम लिख सकते हैं मोल, यहां से लिखते हैं मोल पर इनवर्स पर सेकेंड, 1 अपान, इसको ये आपकी सांद्रता है तो आपको मोल पर इनवर्स पर n1 लिख सकते हो। फिर आप B भी सांद्रता है तो मोल पर इनवर्स पर n2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? n2 लिख सकते हो। ऊपर ले जाओ इसको, ये यहां 1 मान लो, 1 है, ऊपर ले जाओगे तो मोल, देखो मोल, ये n1 है n2 है तो 1, ऊपर ले जाओ इसको, ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा। इसको और थोड़ा आपको बढ़ाते हैं आपको समझाने के लिए, बायोलॉजिस्ट वाले स्टूडेंट नहीं समझेंगे। 1 लीटर 1 सेकेंड यहां लिख सकते हो, इसको 1 अपान, इसको एक ले लो मोल, अरे यहां लीटर लिख लो, यहां लीटर 1, यहां क्या होगा n1 प्लस n2 हो जाएगा। क्या होगा? n1 प्लस n2 हो जाएगा। ये प्लस है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, n1 प्लस n2 है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ मोल 1 माइनस n1 प्लस n2, और लीटर में क्या हो जाएगा, लीटर में n1 प्लस n2 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी यूनिट की यूनिट हो जाएगी। तो ये आज का एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, इसको नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं और इसको नोट करें आप। ओके, ठीक है। तो देखिएगा अब क्रिया N2 प्लस 3H2 2NH3 के लिए के N2H2 पे 3 हो तो वेग स्थिरांक की यूनिट ज्ञात कीजिए। अभी निकाले K इक्वल टू मोल 1 माइनस N1 N2 L N1 प्लस N2 माइनस 1 S माइनस 1, ये आपने अभी K का यूनिट निकाला, वेग स्थिरांक का यूनिट निकाला। तो अगर हम यहाँ थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं, अगर हम N1 प्लस N2 इक्वल टू N मान लें तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल 1 माइनस N L N माइनस 1 S पे माइनस 1। इस अभिक्रिया में देखेंगे, इस अभिक्रिया में N1 इक्वल टू, देखिएगा एक N1 इक्वल टू 1 है, ध्यान दीजिएगा, क्या N1 इक्वल टू 1 और N2 इक्वल टू 3 है। क्या है, यहां इस रिएक्शन में देखेंगे N1 इक्वल टू 1 और N2 इक्वल टू 3, ये क्या है, दिया है क्वेश्चन में, दिया है, इतना देखेंगे, ये क्या है, दिया है, क्या किया है, दिया है। तो हम लगाते हैं यहां मोल या n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू आप जानते हैं N1 प्लस N2, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ लगाते हैं, देखेंगे तो k इक्वल टू क्या, k का यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ मोल 1 माइनस 4, क्या 1 माइनस 4 L 4 माइनस 1 S पे माइनस 1, ये इक्वल टू क्या होगा, मोल माइनस 3, मोल माइनस 3 L पर 3 S माइनस 1, इसका यही आंसर होगा। ठीक है, आज बस इतना ही वीडियो, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेग स्थिरांक के लक्षण। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद। मेरे वीडियो को आप, अगर मेरा वीडियो आपको जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब और लाइक।
और पूरे वीडियो को देखते रहिएगा कि ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं अगला वीडियो अच्छे तरीके से बना सकूं। अगर आप नहीं मेरा वीडियो देखेंगे तो फिर भी मैं वीडियो बना नहीं पाऊंगा, मेरा मनोबल कम हो जाएगा। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए।